एज एन ACCA आपके लिए क्या बेहतर ऑप्शन है, इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट? अगर आप इन दोनों फील्ड्स के बारे में जान लें कि इनमें किस नेचर का काम होता है, जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़, स्कोप और सैलरी पैकेजेस कहाँ पे बेहतर हैं, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा डिसाइड करना कि आपको किस साइड पे मूव करना है। इस वीडियो को थोड़ा सा मैंने डिफरेंट तरीके से बनाया है कि एक्सटर्नल ऑडिट वाला पार्ट मैं कवर करूँगा और इंटरनल ऑडिट के लिए मैंने इन्वाइट किया बुरहान अहमद साहब को, जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इंटरनल ऑडिट में इनकी एक्सपर्टीज़ हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर इनका एक्सपीरियंस है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमने चंद पेपर ACCA के पास कर लिए हैं तो हमें अच्छी फर्म्स में ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए या इंडस्ट्री में हम जॉब स्टार्ट कर दें। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे आपने 9 पेपर पास किए हैं, 10 पेपर पास किए हैं, एटलीस्ट बिग 4 और ए कैटेगरी की फर्म्स का इंडक्शन का क्राइटेरिया आप ज़रूर देखा करें कि वहाँ पे वो डिमांड क्या कर रहे हैं। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि ACCA फाइनलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। हमेशा ACCA एफिलिएट को ही रिक्वायर किया जाता है, चाहे वो हम एक्सटर्नल ऑडिट की बात करें, इंटरनल ऑडिटिंग, टैक्सेशन, एडवाइजरी, ERP वगैरह। तो मेक श्योर कि जल्दी से अपने पेपर्स पास करें और फिर अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की तरफ आप आगे बढ़ें। बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिट की। मैं कोशिश करूंगा कि बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये रेगुलेशन है कि कंपनीज ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना होता है। ये ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है जिनके पास ऑडिट के राइट्स होते हैं, लाइसेंस होता है। यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ACCA के पास तो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करने की अथॉरिटी नहीं होती ज़्यादातर कंट्रीज़ में, बट आप ऑडिट टीम का पार्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। अभी ये ऑडिट का क्या तरीकाकार है? एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में जो भी लाइन आइटम्स होती हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, बड़े सिंपल वे में बता रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जा रहा, कि रेवेन्यू या फिक्स एसेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखा जाता है कि भाई ये जो लाइन आइटम है इनके कंट्रोल्स कैसे काम कर रहे हैं। लाइक अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, क्या उसके सारे एस्पेक्ट्स कवर किए जा रहे हैं, उसी तरह से रेवेन्यू रिकग्नाइज किया जा रहा है। अगर वो कंट्रोल्स बेहतर तरीके से काम कर रहे हो तो फिर आगे की टेस्टिंग हम कम कर लेते हैं। अगर कंट्रोल्स के ऊपर हमारा कंफर्ट ना हो तो फिर हम फर्दर टेस्टिंग की तरफ जाते हैं, जिसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कहते हैं। उसमें हम जो भी सैंपल सिलेक्ट करते हैं उनको A to Z हम कवर करते हैं, देखते हैं कि क्या जो भी यहाँ पे प्रोसेस बताया गया क्या वो फॉलो हो रहा है, और अगर वहाँ पे हमें कोई एरर्स या मिसस्टेटमेंट्स वगैरह नज़र आती हैं तो उसको हम मटेरियलिटी लेवल पे वगैरह पे टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये एक छोटा सा प्रोसेस मैंने आपको बड़े सिंपल वर्ड्स में बताया, बट इतना ये सिंपल है नहीं। और आगे जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह इनको ओवरऑल कवर कर लेते हैं तो फिर एट द एंड इनके ऊपर ओपिनियन दी जाती है कि भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये मिस स्टेटमेंट से फ्री हैं या नहीं हैं। उनके ऊपर आगे ओपिनियन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो ये एक्चुअली है एक्सटर्नल ऑडिट। तो अभी आपको इंटरनल ऑडिट के बारे में गाइड किया जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि इंटरनल ऑडिट होता क्या है। इंटरनल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस प्लस कंसल्टिंग एक्टिविटी है। अश्योरेंस के साथ कंसल्टिंग इसलिए है क्योंकि हम ओपिनियंस के साथ साथ रिकमेंडेशंस भी दे रहे होते हैं, वैल्यूडेशन भी कर रहे होते हैं। अश्योरेंस और कंसल्टिंग एक्टिविटी है जो कि बेसिकली कंपनी के ऑपरेशंस के अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए। वो वैल्यू किस तरह ऐड करती है? नंबर 1, रिस्क मैनेजमेंट की असेसमेंट और उसमें रिकमेंडेशंस। नंबर 2, इंटरनल कंट्रोल्स की असेसमेंट और उसमें रिकमेंडेशंस। और नंबर 3, गवर्नेंस की असेसमेंट और उसमें रिकमेंडेशंस। अब इन 3 एरियाज़ के अंदर से मैं रिस्क मैनेजमेंट को आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। रिसेंटली मैं एक क्लाइंट पर था और उन पर लीगल पेनल्टीज़ पिछले कई सालों से मुसलसल लग रही थी। 2022 के अंदर उन पर एक पेनल्टी लगी। फॉर सेम लीगल इशू 2024 में उन पर पेनल्टी लगी। हैरानकुन बात ये थी कि उनके पास लीगल एडवाइज़र्स नहीं थे। अब इसका क्या मतलब है कि वो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे ऑपरेशंस के अंदर कई ऐसे इश्यूज़ हैं जो उनकी ऑब्जेक्टिव के साथ तो अलाइंड हैं, लेकिन रिकरिंगली उनको पेनल्टी पड़ रही है। अगर उनके पास एक लीगल एडवाइज़र होता तो वो उनको एडवाइस करता कि ये काम आपने एग्जैक्टली किस तरह करना है और इस तरह करेंगे तो आपकी कंपनी की ऑब्जेक्टिव भी मीट होगी और आप लीगल पेनल्टी से भी बचेंगे। तो इशू हमने जब डाटा एनालिसिस किया, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, तो हमने ये देखा कि उनके ऊपर पिछले 2 सालों से पेनल्टीज़ पड़ रही थी। और हमने फिर उनको रिकमेंड किया कि प्लीज़, आई मीन इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू गाइस शुड हैव
अ लीगल एडवाइज़र फॉर दिस मैटर। उन्होंने बाद में लीगल एडवाइज़र हायर किया। लीगल एडवाइज़र ने उस लीगैलिटी के अंदर सॉल्यूशंस बताए और इन द एंड ऑपरेशंस में वैल्यू एडिशन हुई। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिवली डेफिनेशन को दोबारा देखूं तो हमने क्या किया, हमने उनकी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, अब रिस्क मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के एक ऐसा इवेंट ना हो जाए जो कंपनी को अनफोर्सीनेबल सिचुएशन के अंदर कुछ लॉस दे दे, और उनको लॉस हो रहा था बार बार पेनल्टी की सूरत में। तो उनकी रिस्क मैनेजमेंट को हमने असेस किया, उसमें रिकमेंडेशंस दिए और इवेंचुअली हमने वैल्यू एडिशन की। उनकी कॉस्ट कटिंग हुई, लीगली जो एक ऑर्गेनाइजेशन की पिक्चर होती है सबके सामने, वो बेहतर हुई। तो इन द एंड वी वर सक्सेसफुल इन एडिंग द वैल्यू। अभी आपने सुन लिया होगा कि एक्सटर्नल ऑडिट में और इंटरनल ऑडिटिंग में किस नेचर का काम होता है। प्रैक्टिकली भी आपको चाहिए कि इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लें, और यहाँ पे स्कोप, सैलरी पैकेजेस और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ को भी डिस्कस करना ज़रूरी है। तो इसमें आपका भी थोड़ा सा पार्ट बनता है कि आप ज़रा रिसर्च करें कि एक्चुअली जॉब्स की ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो पाकिस्तान हो या आउटसाइड पाकिस्तान, गल्फ़ कंट्रीज़, यूरोप, कहाँ पे ज़्यादा आती हैं। तो ये हमने देखा है कि ज़्यादातर जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमें एक्सटर्नल ऑडिट में देखने को मिलती हैं। बट ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इंटरनल ऑडिट का स्कोप या उसका जो लाइक सैलरी पैकेजेस हैं या जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम है। दोनों फील्ड्स ही काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव हैं, बट ज़्यादातर लोग आते एक्सटर्नल ऑडिट में हैं। तो एक ये माइंडसेट बन गया हुआ है कि ये फील्ड सबसे ज़्यादा आगे जाती है, बट ऐसा नहीं है। दोनों फील्ड्स ही काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव हैं। सैलरी पैकेजेस में भी दोनों में एक जैसा हमें देखने को मिलता है, और इसके अलावा स्कोप देखा जाए तो फ्यूचर में स्कोप भी दोनों फील्ड्स का है। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये कंटेंट वैल्यूएबल रहा होगा। चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम वीडियोस में फर्दर वीडियोस में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।